दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शौक क्या होता है, शौक के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसका परमानेंट इलाज क्या है। और दोस्तों इसमें भी हम हाइपोवॉल्मिक शौक के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे शौक होता क्या है। दोस्तों शौक शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की स्थिति हो सकती है, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की स्थिति हो सकती है। दोस्तों यह एक ऐसी स्थिति होती है, यह एक ऐसी घातक स्थिति होती है दोस्तों, जिसमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है। उसके कारण दोस्तों आघात लगता है। दोस्तों इसका मैकेनिज्म ये है कि शौक की स्थिति में शरीर की कोशिकाओं और अंगों को उचित या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल पाते हैं, और दोस्तों जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए दोस्तों कई अंगों को नुकसान होने लगता है और वह अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और जिसके कारण शरीर के विभिन्न ऑर्गन भी फेलियर हो सकते हैं। जो भी अंग में खून नहीं पहुंच पा रहा है उस अंग में दोस्तों वो अंग फेल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये शौक का मुख्य कारण है। और शौक क्या होता है दोस्तों, अब हम बात करेंगे शौक के प्रकार। दोस्तों पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शौक, जिसमें दोस्तों शरीर में खून और तरल पदार्थ की अत्यधिक कमी से ये दोस्तों ये शौक लगता है, जैसे खून बहने या फिर जैसे डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो गई शरीर में आपके, तो दोस्तों हाइपोवॉल्यूमिक शौक लग सकता है। दूसरा है दोस्तों कार्डियोजेनिक शौक। दोस्तों इस स्थिति में दिल की क्षमता में गिरावट के कारण शरीर में पर्याप्त खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए दोस्तों ये कार्डियोजेनिक शौक लगता है। इस स्थिति में दोस्तों मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर कार्डियक अरेस्ट या फिर दिल की गंभीर समस्याओं से पेशेंट जूझता रहता है। दोस्तों फिर है हमारे पास सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक दोस्तों बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण और शरीर में गंभीर संक्रमण फैलने से होता है। दोस्तों अगला है हमारा एनाफाइलैक्टिक शॉक। दोस्तों एनाफाइलैक्टिक शॉक एलर्जी की प्रतिक्रियाओं के कारण, जैसे भोजन, दवाइयाँ या फिर कीट के डंक से एलर्जी के कारण एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है। लास्ट है दोस्तों न्यूरोजेनिक शॉक। दोस्तों जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है ये तंत्रिका तंत्र में चोट या विकार, जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई दोस्तों, ब्रेन में चोट लग गई, तो उस स्थिति में दोस्तों न्यूरोजेनिक शॉक लगता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। दोस्तों ये क्या होता है। दोस्तों हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है दोस्तों, जिसमें शरीर में खून या तरल पदार्थ की अत्यधिक कमी हो जाती है। दोस्तों इसी कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, और दोस्तों जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण दोस्तों हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगता है, और दोस्तों शरीर के विभिन्न अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं अंगों को। तो दोस्तों जब अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो उसको भोजन जैसे किसी को नहीं मिल पा रहा है तो वो काम कैसे करेगा। ऐसे ही अंग हैं दोस्तों, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, और फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो ऑर्गन फेल होने लगते हैं। दोस्तों जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है ये अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर क्या आ सकती है, बहुत खतरनाक स्थिति आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे आप समझिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को पूरी तरीके से और अधिक जानकारी के साथ। दोस्तों जैसे कि नाम है हाइपोवॉल्यूमिक। दोस्तों जब हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपो यानी दोस्तों कम, क्या होगा दोस्तों, हाइपो मतलब कम, कमी हो गई, और वॉल्यूमिक दोस्तों यानी ब्लड का वॉल्यूम। जब दोस्तों ब्लड का वॉल्यूम कम जाता है तो दोस्तों हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगता है। दोस्तों इसको और अच्छे तरीके से आप समझिए। दोस्तों जैसे हमारे पास है ये ब्लड वेसल है, क्या है दोस्तों, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। दोस्तों जब यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। दोस्तों जो शॉक होते हैं इनका मुख्य कारण दोस्तों ये होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो लेवल है, प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारे टिश्यू तक जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है दोस्तों, तो हमारे टिश्यू या फिर ऑर्गन तक दोस्तों ब्लड जो होता है कम मात्रा में पहुंच पाता है। दोस्तों जब कम मात्रा में पहुंच पाता है तो हार्ट में भी कम मात्रा में पहुंच पाएगा, जिससे कि दोस्तों कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है कार्डियक आउटपुट। दोस्तों उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम। दोस्तों जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों
हमारे शरीर में क्या लगता है दोस्तों, उसकी स्थिति में दोस्तों हमारे शरीर में जो ऑर्गन होते हैं दोस्तों उन तक अच्छी तरीके से ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाती, ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण दोस्तों मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की समस्या हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लड प्रेशर सामान्यतः दोस्तों कितना होता है, 120/80 होता है mmHg, ठीक है ना दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मीन आर्टियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों जब मैप हम निकालते हैं तो जो हमारा नीचे वाले प्रेशर होता है जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसको 2 से इंटू करते हैं। जैसे 2 × 80 कर दिया हमने, प्लस क्या कर दिया दोस्तों, प्लस 120 कर दिया और अपॉन 3 कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस ऐसे दोस्तों हम क्या निकालते हैं, मीन आर्टियल प्रेशर। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 65 यानी 65 mmHg से कम होती है दोस्तों, तो उस स्थिति में हमको फ्लूइड यानी कि जो फ्लूइड होता है दोस्तों उसको देना पड़ता है। जैसे नॉर्मल सलाइन हो सकता है या फिर रिंगर लैक्टेट हो सकता है। तो उस स्थिति में दोस्तों अगर उससे कम हो रहा है तो हमको ज़रूर से ज़रूर उसमें फ्लूइड उसको पेशेंट को देना पड़ता है। तो दोस्तों ये सीख लीजिए आप कि मैप हम कैसे निकालते हैं, मीन आर्टियल प्रेशर। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक के कारण क्या होते हैं। दोस्तों पहला कारण है एक्यूट पैंक्रियाइटिस। दोस्तों इस स्थिति में पैंक्रियाज की सूजन के कारण, तरल पदार्थ की कमी के कारण दोस्तों एक्यूट पैंक्रियाइटिस हो जाता है दोस्तों। उसकी वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक का खतरा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक लग सकता है। दोस्तों डायबिटिक केटोएसिडोसिस। दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि शुगर के अत्यधिक स्तर के कारण दोस्तों शरीर में पानी की कमी होती है। जब शुगर बढ़ जाता है उस स्थिति में पानी की कमी हो जाती है दोस्तों, उस स्थिति के कारण दोस्तों ये वाला शॉक लग सकता है। दोस्तों फिर है इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे कि दोस्तों पेट में अल्सर के कारण आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है, फेफड़ों से रक्तस्राव हो रहा है और अन्य अंगों में भी दोस्तों रक्तस्राव हो सकता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, इसके कारण भी ये वाला शॉक लग सकता है। दोस्तों जलने के कारण दोस्तों जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, उसके कारण भी दोस्तों तरल पदार्थ की कमी हो जाती है दोस्तों, तो और शॉक लगने की संभावना बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन दोस्तों, जैसे हमको उल्टी हो गई, गंभीर दस्त हो गया दोस्तों, अत्यधिक पसीना आ रहा है दोस्तों, उसकी वजह से दोस्तों शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो सकती है, खून की तरल पदार्थ की कमी हो सकती है। तो उसकी वजह से भी दोस्तों डिहाइड्रेशन हो सकता है और ये शॉक की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों हमारा अंतिम कारण है हीमोरेज, जिसको दोस्तों बोलते हैं अत्यधिक रक्तस्राव। जैसे दोस्तों कहीं हम गिर गए, दुर्घटना हो गई, सर्जरी हो रही है, या फिर दोस्तों जो हमारी आंतें हो रही हैं उसमें दोस्तों क्या हो रहा है, बहुत सारा ब्लीडिंग हो रही है, इस रक्तस्राव हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों हाइपोवॉल्मिक शॉक की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हाइपोवॉल्मिक शॉक के लक्षण क्या होते हैं, किस कारण से जान सकते हैं हम कि हाइपोवॉल्मिक शॉक यहाँ पे कंडीशन है कि हाइपोवॉल्मिक शॉक लगा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको रीज़न बताया था कि जब भी कोई शॉक लगता है उसमें हाइपोटेंशन यानी कि रक्त की दोस्तों कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी ब्लड प्रेशर को जब हम हाई कर दें, माने नॉर्मल लेवल तक ले आएंगे, तो दोस्तों इस शॉक से हमसे छुटकारा मिल सकता है। इसलिए दोस्तों फर्स्ट कंडीशन ये रखी जाती है कि जो ब्लड प्रेशर आपका कम गया है उसको हम क्या करें, राइज करें, नॉर्मल लेवल तक ले आएँ ताकि शॉक से छुटकारा मिल सके। दोस्तों दूसरा रीज़न है तेज़ी से धड़कन का बढ़ना। दोस्तों धड़कन बढ़ने लगती है आपकी, है ना, रेस्पिरेटरी रिदम जो रेट होता है दोस्तों वो इंक्रीज होने लगता है। दोस्तों हमारा तीसरा कारण है ठंडी और पसीने से भरी त्वचा। दोस्तों ठंडी और पसीने से भरी त्वचा के कारण भी दोस्तों ये अगर लक्षण देखने को मिलता है तो हाइपोवॉल्मिक शॉक की संभावना दोस्तों बढ़ जाती है। दोस्तों अगला हमारा लक्षण है चक्कर आना और बेहोशी यानी कि वर्टिगो। चक्कर दोस्तों आ सकते हैं, है ना, बेहोशी की संभावना बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों ये शॉक का लक्षण है। दोस्तों कम या ना के बराबर पेशाब आना। दोस्तों क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर कम जाएगा और किडनी दोस्तों बहुत ही आराम से छानेगी ब्लड को। उस स्थिति में दोस्तों कम या ना के बराबर पेशाब आता है, इसलिए दोस्तों ये दोस्तों इसका लक्षण है। दोस्तों अत्यधिक प्यास लगती है ना,
प्यास का दोस्तों जो हमारे अंदर भूख होती है प्यास की, वो दोस्तों बढ़ जाती है। और दोस्तों जब हमारे पानी की कमी भी हो जाती है दोस्तों, तो उसके कारण दोस्तों मानसिक भ्रम, जैसे भूलना किसी चीज़ को, ऐसी स्थिति देखने को हमको मिल जाती है। दोस्तों लास्ट हमारा लक्षण है त्वचा का नीला या हल्का पड़ना। दोस्तों त्वचा का रंग नीला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है धीरे धीरे। तो उस स्थिति में दोस्तों त्वचा का रंग जो है दोस्तों नीला पड़ जाता है या हल्का पड़ जाता है, जिसको हम साइनोसिस भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जिसकी मदद से हम हाइपोवॉल्मिक शॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक में कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों पहला है ब्लड प्रेशर की माप। दोस्तों इसमें हम ब्लड प्रेशर को जान पाएंगे कि ब्लड प्रेशर कम तो नहीं हुआ, अगर कम हुआ है तो उसको फिर राइज करेंगे, नॉर्मल लेवल तक लाएंगे। दूसरा है दोस्तों हृदय की गति की माप करेंगे। दोस्तों ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है अत्यधिक, क्योंकि दोस्तों अत्यधिक तेज़ हृदय की गति हो जाती है इस शॉक के कारण। तो दोस्तों इसको भी माप करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर है हेमेटोक्राइट और एचबी लेवल। हेमेटोक्राइट यानी दोस्तों आरबीसी का रक्त में प्रतिशत ये बताता है हेमेटोक्राइट टेस्ट, और एचबी लेवल का टेस्ट करेंगे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। दोस्तों सीरम लैक्टेट जैसे टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी का आकलन किया जाता है। दोस्तों सीबीसी टेस्ट भी करवाया जा सकता है जिसमें हमारे संक्रमण के संकेत, रक्तस्राव या संक्रमण के संकेत हमको पता चल सकते हैं। एबीजी दोस्तों टेस्ट होता है जिसको हम आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पता चलता है। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ना हमारे ब्लड में, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो उस स्थिति को नापने के लिए आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट भी करवाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड या फिर दोस्तों सिटी स्कैन, इसके कारण दोस्तों हमको ये पता चल जाता है कि कहीं शरीर में आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो दोस्तों अगर हो रही है तो उसका हमको पता चल जाएगा, और जब हम उसका इलाज करेंगे तो हाइपोवॉल्मिक शॉक ठीक हो जाएगा। दोस्तों यूरिन आउटपुट, क्योंकि दोस्तों इसमें हमको किडनी की कार्यक्षमता का पता करने के लिए दोस्तों हमको यूरिन आउटपुट का टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हमको यूरिन आउटपुट के टेस्ट की मदद से किडनी की कार्यक्षमता का पता चल सके। तो दोस्तों ये कुछ टेस्ट हैं जो कि हाइपोवॉल्मिक शॉक में करवाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि इमीडिएट फ्लूइड का दोस्तों क्या करेंगे, उसमें चढ़ाएंगे पेशेंट को दोस्तों क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड। दोस्तों ये नॉर्मल सलाइन भी हो सकता है और रिंगर लैक्टेट भी हो सकता है। तो दोस्तों जब आपकी मैप यानी कि मीन आर्टियल प्रेशर की वैल्यू 65 mm ऑफ एच जी से कम हो जाती है दोस्तों, तो उस स्थिति में दोस्तों हम इमीडिएट फ्लूइड का दोस्तों क्या करते हैं, रिससिटेशन करते हैं दोस्तों, ताकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है जो कम गया है दोस्तों वो मेंटेन हो सके, और दोस्तों इस शॉक से उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। तो दोस्तों इसका पर्पस यही है कि उसका ब्लड वॉल्यूम जो लॉस हो गया है उसको दोस्तों मेंटेन किया जा सके और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल तक लाया जा सके। दोस्तों दूसरा हमारा ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है ना, तो इस केस में दोस्तों अगर सीवियर केस है दोस्तों, ब्लड लॉस हो गया है, तो उस केस में हम दोस्तों पेशेंट को ब्लड चढ़ा सकते हैं दोस्तों। 1 यूनिट दे सकते हैं दोस्तों, जिसमें 250 से 300 ml तक पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की दोस्तों हम दे सकते हैं, ताकि उसके हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ सके दोस्तों, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके, जिससे ऑर्गन को ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके, खून भी मिल सके, और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल लेवल तक पहुंच सके, जिससे कि शरीर के अंगों को नुकसान ना हो और वो अच्छी तरीके से काम कर सकें और हाइपोवॉल्मिक शॉक से छुटकारा मिल सके। दोस्तों तीसरा हमारे पास ट्रीटमेंट है वेजोप्रेशर। वेजोप्रेशर दोस्तों कब देंगे, जब फ्लूइड दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर को जब नॉर्मल लेवल तक नहीं ला पाता है, बढ़ा नहीं पाता है ब्लड प्रेशर को, तो दोस्तों उस केस में नॉरएपिनेफ्रिन या फिर दोस्तों डोपामिन दे सकते हैं, ताकि दोस्तों इसकी सहायता से ब्लड प्रेशर को दोस्तों क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके और ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। अब दोस्तों हमारे पास है ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। दोस्तों सर्जरी फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, अगर दोस्तों इंटरनल ब्लीडिंग आंतरिक स्त्राव हो रहा है तो उसमें सर्जरी कराना चाहिए दोस्तों। मैनेज डिहाइड्रेशन विथ ओरल और इंट्रावेनस फ्लूइड। दोस्तों अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी है दोस्तों, तो उसको दोस्तों ओरल या फिर इंटर वीनस फ्लूइड की मदद से उसको क्या करना चाहिए दोस्तों,
उसको पूर्ति करना चाहिए उसकी। दोस्तों पानी की कमी है तो आप ORS पानी भी ले सकते हैं ना। इंट्रावेनस फ्लूइड में नॉर्मल सेलाइन या फिर रिंगल लैक्टेट ले सकते हैं। दोस्तों अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है आपके शरीर में तो उस स्थिति में आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए, ताकि जो आपके आंतरिक स्राव हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, उसको बंद किया जा सके। दोस्तों हमारे पास अगला ट्रीटमेंट है अंतिम कि दोस्तों जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगता है तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो उस स्थिति में दोस्तों ऑक्सीजन थेरेपी देना पेशेंट को आवश्यक है, ताकि दोस्तों उसकी ऑक्सीजन का लेवल उसके शरीर में मेंटेन हो सके और शरीर में विभिन्न जो ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच सके और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों कुछ ये महत्वपूर्ण हमारे पास जो शौक था जिसके विषय में आपको डिटेल से मैंने वर्णन किया है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था। जब आप बताएंगे कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दीजिए, हमको और शौक के बारे में पूरा बताइए। सेप्टिक शौक हो गया, न्यूरोजेनिक शौक हो गया, एनाफिलाइटिक शौक हो गया, उसके विषय में डिटेल से जानकारी दीजिए। तो आप कमेंट से ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और बताइए दोस्तों कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपको बना के इसमें अपलोड कर सकता हूं और आपको वो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।